हुजूम गम से यहाँ तक सर निगूनी मुझको हासिल है कि तारे दामनो तारे नज़र में फ़र्क मुश्किल है। आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 171 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं। 3-4 शेर और भी बताए जाते हैं जो नुस्खों में या मैन्युस्क्रिप्ट्स में मिले हैं। उनमें से एक अनपब्लिश्ड शेर भी मैंने चुना है जो मुझे अच्छा लगा। तो आइए पहले गज़ल के शेरों को पढ़ते हैं, फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे। एज़ ऑलवेज़ गज़ल का टेक्स्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गालिब साहब कहते हैं कि हुजूम गम से यहाँ तक सर निगूनी मुझको हासिल है। हुजूम गम से यहाँ तक सर निगूनी मुझको हासिल है कि तारे दामनो तारे नज़र में फ़र्क मुश्किल है। रफ़ूए ज़ख्म से मतलब है लज्जत ज़ख्म सोज़न की। रफ़ूए ज़ख्म से मतलब है लज्जत ज़ख्म सोज़न की। समझियो मत कि पासे दर्द से दीवाना गाफिल है। वो गुल जिस गुलिस्तान में जलवा फरमाई करे गालिब, वो गुल जिस गुलिस्तान में जलवा फरमाई करे गालिब, चटकना गुंचाए गुल का सदाए खंदाए दिल है। आखिरी शेर दीवान में पब्लिश नहीं किया गया। बस सैले अश्क लख्ते दिल है दामन गिर मिजगा का। बस सैले अश्क लख्ते दिल है दामन गिर मिजगा का। गरी के बहर जुआए खसो खाशा के साहिल है। तो ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि हुजूम गम से यहाँ तक सर निगूनी मुझको हासिल है कि तारे दामनो तारे नज़र में फ़र्क मुश्किल है। हुजूम भीड़ को, क्राउड को कहते हैं, किसी हमले को, अटैक को, बाहरी हमले को भी हुजूम कह सकते हैं। हुजूम गम, बहुत सारे गहरे गम आशिक पे टूट पड़े हैं, गम का भारी हमला उसके ऊपर हुआ है, उसको हुजूम गम कह सकते हैं। सर निगूनी, ऐसी स्टेट कि आपका सर झुक गया है। यहाँ पे गम के भार की वजह से, निराशा की वजह से आशिक का, गालिब साहब का सर झुक गया है, उस स्टेट को सर निगूनी कहते हैं। तार कहते हैं किसी तरह के थ्रेड को, धागे को, मेटल का भी तार हो सकता है। तारे दामन, आपके लिबास के दामन का तार, थ्रेड ऑफ द हेम ऑफ योर गारमेंट। तारे नज़र, नज़र का तार, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो तार को, धागों को, किताबों को बाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो शायरी की इमेजरी देखें। शायरी में ऐसा कहा जाता है कि आपकी नज़र में भी एक तार है, या नज़र खुद एक तार है। वो जहाँ जहाँ जाती है, जहाँ आप देखते हैं, जो मंज़र आपको नज़र आते हैं, नज़र उनको आपके जहन के लिए, आपके माइंड के लिए एक तार में पिरोती जाती है। या मानो आपके माइंड के लिए वो एक किताब बाइंड करके बना रही हो, या मंज़र या सीन्स इकट्ठे करके उनको स्टिच करके आपके लिए एक मूवी क्रिएट कर रही हो, आपके दिमाग के लिए, आपके जहन के लिए। या सो इट इज़ stitching together different scenes to create a book or a collection of scenes in the form of a movie for your mind. तो जहाँ जहाँ नज़र जाती है, जो सीन सामने आते हैं, उनको वो एक तार में, एक धागे में पिरोती जाती है। ये इमेजरी शायरी की दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। इस वजह से यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तारे नज़र, या इफ़ेक्टिवली आपकी नज़र के अंदर भी एक तार है। तो शेर है कि हुजूम गम से यहाँ तक सर निगूनी मुझको हासिल है कि तारे दामनो तारे नज़र में फ़र्क मुश्किल है। तो ज़िंदगी में इस कदर गम मुझ पे टूटे हैं, गालिब साहब कह रहे हैं, आशिक कह रहा है, कि मेरा सर उनके भार से झुक गया है, बहुत ज़्यादा नीचे झुक गया है। तो इतना नीचे है कि मेरे दामन के तार और मेरे नज़र के तार में फ़र्क करना अब बहुत मुश्किल है। दोनों तार एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, क्योंकि मेरा सर मेरे दामन में जाके गिर गया है, इतना नीचे वो झुक चुका है। तो अब इमेजिन करें, इतना भार है सर पे कि वो इतना नीचे झुक गया है कि दामन में आन पड़ा है। तो उसकी नज़र का तार और जो दामन का जो तार है, वो अब एक हो गए हैं, उनके अंदर फ़र्क करना मुश्किल है। तो दुखों के भार से झुका हुआ इंसान, और उसका सर यहाँ पे हो सकता है, वो ज़मीन पे बैठा है और उसने अपने घुटने मोड़ रखे हैं और सर अपना घुटनों पे टेका है, जहाँ पे उसका दामन भी है। ये मंजर भी हो सकता है कि उसका सर इस कदर दुख के भार से अपना सर झुका के अपने घुटनों पे अपना सर टेक के बैठा है। तो अब रंग देखें, गम का बोझ तो उसके माइंड पे है, उसके जहन पे है। जहाँ पे
ये गम महसूस होते हैं, दिल पे भी हो सकता है बोझ ये, लेकिन असर उसकी फिज़िकल बॉडी पे भी हो रहा है, उसका सर गम के हजूम से झुक गया है, ये एक रंग है। और दूसरा कहता है कि हजूम गम से यहाँ तक सर निगूनी मुझको हासिल है। जो लफ्ज़ हासिल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑलमोस्ट जैसे आशिक के लिए ये बड़ी फ़ख्र की अचीवमेंट है, ये उसके लिए एक अचीवमेंट वाली बात है, या तो हर आशिक को ये मकाम हासिल नहीं होता। गम तो हैं, दुख तो हैं, लेकिन शायद वो इनको चेरिश भी करता है, या तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है कि मुझे ये मकाम हासिल हुआ है, या कि मैं इतने गम सह रहा हूँ इश्क की राह में कि मेरा सर झुक गया है, या तो इस कदर हजूम गम, इस कदर गहरे गमों का एक हमला मेरे ऊपर हुआ है। तो ओवरऑल एक बहुत गम से भरी ज़िंदगी को दर्शाया गया है, इतना भारी गम कि जिसने आशिक के सर को बेहद झुकने पे मजबूर कर दिया है। और वो कह रहा है कि मेरी नज़र के तार और मेरे दामन के तार में अब फ़र्क करना मुश्किल है। ये तो उनकी इमेजिनेशन और इमेजरी है। सर निगूं होने का जो इमेजरी है वो हम दूसरे शेरों में भी देख चुके हैं। एक शेर है गालिब साहब का कि बिसाते इज्ज में था एक दिल यक कतरा खूं वो भी, सो रहता है बअंदाज़े चकीदन सर निगूं वो भी। तो सर निगूनी की जो स्टेट है वो गालिब साहब अक्सर उसको अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। तो शेर था कि हुजूम गम से यहाँ तक सर निगूनी मुझको हासिल है, कि तारे दामनो तारे नज़र में फ़र्क मुश्किल है। अगला शेर देखें कि रफ़ूए ज़ख्म से मतलब है लज्जत ज़ख्म सोज़न की। रफ़ूए ज़ख्म से मतलब है लज्जत ज़ख्म सोज़न की, समझियो मत की पासे दर्द से दीवाना गाफिल है। रफ़ू करना, रिपेयर करना, जैसे किसी फटे हुए कपड़े को सुई से सिल के मेंड किया जाता है। ज़ख्मों को भी स्टिच किया जाता है ताकि वो जल्दी से भर जाएं। मतलब तो आपको पता ही है, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे आपका पर्पज़, आपका मकसद क्या है, आपको चाहिए क्या, उस सेंस में इस्तेमाल किया गया है। ज़ख्म सोज़न, जब ज़ख्मों को टाँके लगाए जाते हैं, स्टिच किया जाता है, तो जो सुई इस्तेमाल की जाती है वो इस स्टिचिंग के प्रोसेस में ज़ख्म भी देती है, तो उस सुई ने जो ज़ख्म दिए हैं उनको ज़ख्म सोज़न कहा जाएगा। लज्जत तो आपको पता ही है, आशिक को दर्द की लज्जत बेहद चाहिए, उसको ज़ख्म खाने में मज़ा आता है, उसको लज्जत मिलती है ज़ख्म खा के इश्क की राह में। पासे दर्द, रिगार्ड फॉर पेन, तो इश्क के ज़ख्मों का दर्द बड़ी कीमती चीज़ है आशिक के लिए, और वो उनका पास करता है, पास रखता है, उनकी इज्जत करता है, या तो ही हैज़ सम सॉर्ट ऑफ ए रिगार्ड फॉर द पेन ऑफ लव, या तो पास करना, ख्याल रखना, लिहाज करना, इज्जत देना किसी चीज़ को। गाफिल, निगलिजेंट, एक नेगेटिव सेंस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कोई इंसान जो ध्यान ना रखता हो किसी इंपॉर्टेंट बात का, किसी चीज़ की रिस्पेक्ट या परवाह ना करता हो, राइट। तो कोई चीज़ जो अटेंशन या रिस्पेक्ट डिज़र्व करती है वो उसका ख्याल ना करता हो, उसको आप गाफिल कह सकते हैं। तो शेर है कि रफ़ूए ज़ख्म से मतलब है लज्जत ज़ख्म सोज़न की, समझियो मत की पासे दर्द से दीवाना गाफिल है। तो इश्क में ज़ख्म खाना आशिक को पसंद है, उसको भरपूर दर्द की लज्जत चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और ज़ख्मों को सिलवाना, उनको रफ़ू करना इश्क की रस्म नहीं है, तो वो आशिक ही कैसा जो अपने ज़ख्मों को रफ़ू करवा ले। ज़ख्म भर गए तो दर्द की लज्जत ख़त्म हो जाएगी, ये गलत है और आशिक को शोभा नहीं देता। तो सच्चे आशिक का फ़र्ज़ ये है कि वो ज़ख्म खाता रहे, अपने ज़ख्मों को हरा रखे, ताकि दर्द की लज्जत उसको भरपूर हमेशा मिलती रहे। लेकिन यहाँ आशिक एक सुई से अपने ज़ख्म रफ़ू कर रहा है या रफ़ू करवा रहा है, और ज़माना, महबूब, रकीब उसको देख के ताने दे रहे हैं, उसको धिक्कार रहे हैं कि तू कैसा आशिक है जो अपने ज़ख्म सिलवा रहा है? तो तुझे दर्द का पास नहीं है, तू दर्द की इज़्ज़त नहीं करता। अगर तू सच्चा आशिक होता तो तू दर्द की इज़्ज़त करता और कभी अपने ज़ख्म ना सिलवाता। और आशिक कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुमको समझ में नहीं आया कि मैं अपने ज़ख्म क्यों सिलवा रहा हूँ। तो वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो कहता है कि रफ़ूए ज़ख्म से मतलब है लज्जत ज़ख्म सोज़न की,
समझियो मत कि पासे दर्द से दीवाना गाफिल है। दूसरी लाइन में वो कह रहा है कि ऐसा मत समझियो, ऐसा मत समझना कि ये दीवाना, ये वहशी आशिक जो इश्क में पागल हो गया है, वो पासे दर्द से गाफिल है। मत समझो कि मुझे दर्द की इज्जत का ख्याल नहीं है, ऐसा नहीं है। रफूए ज़ख्म से मतलब है लज्जत ज़ख्म सोज़न की। ज़ख्म रफू करवाने से मेरा मतलब, मेरा मकसद ये है कि जब सुई मेरे ज़ख्मों से गुज़रे तो मुझे और ज़ख्म मिलेंगे और दर्द की लज्जत मुझे मिलेगी। तो मैं ज़ख्म इसलिए रफू नहीं करवा रहा कि उनका इलाज हो जाए, कि ज़ख्म भर जाएं। इसलिए करवा रहा हूँ ताकि रफू होने के प्रोसेस में मुझे ज़ख्म सोज़न की भी लज्जत मिले। तो जब सुई मेरे ज़ख्म सिलने के प्रोसेस में सुई मेरे ज़ख्मों से गिरेगी तो वो ज़ख्मों में से गुजरेगी तो वो मुझे और ज़ख्म देगी, और मुझे दर्द की लज्जत मिलेगी जो मुझे चाहिए, राइट। तो सुई चुभेगी ज़ख्म में, ज़ख्मों में, और ज़ख्म मुझे मिलेंगे और दर्द की लज्जत मुझे मिलेगी। इस वजह से मैं अपने ज़ख्म रफू करवा रहा हूँ, इसलिए नहीं ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़ख्म भर जाए और ज़ख्मों का इलाज हो जाए। सो इफ़ेक्टिवली इसका जिस्ट है, एक आशिक किस कदर दर्द की लज्जत को एंजॉय करता है, हिज रैलिश फॉर पेन। तो ये थीम हम पहले एक और शेर में देख चुके हैं गालिब साहब के, जहाँ वो कहते थे कि ज़ख्म सिलवाने से मुझ पर चारा जूई का है तान। ज़ख्म सिलवाने से मुझ पर चारा जूई का है तान, गैर समझा है कि लज्जत ज़ख्म सोज़न में नहीं। वेरी वेरी सिमिलर थीम, क्यों कहते हैं कि गैर इंसान ये समझता है कि ज़ख्म सोज़न में, सुई के दिए हुए ज़ख्मों में लज्जत नहीं है, और मुझे ताना दे रहा है कि तू चाराजोई कर रहा है, अपने ज़ख्मों का इलाज करवा रहा है। ऐसा नहीं है, तो एक और तरीका भी आशिक ने ढूंढ लिया है और दर्द की लज्जत पाने का। तो कहता है कि रफूए ज़ख्म से मतलब है लज्जत ज़ख्म सोज़न की, समझियो मत कि पासे दर्द से दीवाना गाफिल है। वो गुल जिस गुलिस्तां में जलवा फरमाई करे गालिब, चटकना गुंचाए गुल का सदाए खंदाए दिल है। जलवा फरमाई करना, अपना जलवा दिखाना, अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाना, डिस्प्ले द ब्यूटी और ग्लोरी। गुंचाए गुल, गुंचा कहते हैं कली को, यहाँ पे गुलाब के फूल की कली हो सकती है, रोज़ बर्ड जिसको कहा जाता है। गुंचे का चटकना, उसका मतलब यह है कि एक कली का खिलना या सडनली खिल जाना। ये शायरी की दुनिया में ये इमेजरी इस्तेमाल की जाती है, कली का चटकना, तो जल्दी से गुंचे का खुल जाना, टू बर्स्ट ओपन। और शायरी की दुनिया में एक आवाज़ भी निकलती है, उस चटकने के प्रोसेस में एक आवाज़ भी आती है, सदाए खंदाए दिल, दिल की हंसी या मुस्कुराहट की आवाज़, दिल खुशी से हंस रहा है उसकी आवाज़। तो शेर है कि वो गुल जिस गुलिस्तां में जलवा फरमाई करे गालिब, चटकना गुंचाए गुल का सदाए खंदाए दिल है। तो अक्सर खूबसूरत महबूब को गुलाब के फूल से कंपेयर किया जाता है। तो गालिब साहब कह रहे हैं कि वो गुल जिस गुलिस्तान में जलवा फरमाई करे गालिब, कि वो गुल मेरा खूबसूरत महबूब जिस गुलिस्तान में, चमन में, बाग में अपनी जलवा फरमाई करे या अपना जलवा दिखाता है, वहाँ क्या होता है, चटकना गुंचाए गुल का सदाए खंदाए दिल है। तो खूबसूरत कलियाँ चटकने लगती हैं, खिलने लगती हैं, और आशिकों के दिल खुशी से मुस्कुराने लगते हैं। तो और भी फूल हैं, और भी कलियां हैं जो खिल के फूल बन रही हैं इस गुलिस्तान में, लेकिन सबसे खूबसूरत जो गुल यहाँ पे है वो मिर्ज़ा गालिब साहब का खूबसूरत महबूब है, जो यहाँ पे अपनी जलवा फरमाई करता है। और जब वो जलवा फरमाई करता है, अपना जलवा दिखाता है, तो फिर आशिकों के दिल खुशी से मुस्कुराने लगते हैं, बाग में कलियाँ खिलने लगती हैं। इमेजरी इस्तेमाल जो उन्होंने की है, ऊंचाए गुल का चटकना, अचानक खिलना, उस प्रोसेस में वो कह रहे हैं जो आवाज़ निकलती है वो सदाए खंदाए दिल है, आशिक के दिल के हंसने की आवाज़ है। वो दोनों आवाज़ें एक ही हैं, या गुल के चटकने की, कली के चटकने की आवाज़, और आशिक के दिल के हंसने की, मुस्कुराने की जो आवाज़ है, वो दोनों एक हैं। तो तुम्हें लगता है कि कली चटकी है, मगर असल में ये आशिक का दिल है जो खुशी से झूम उठा है, हंस रहा है, ये उसकी आवाज़ है। ऐसा भी हो सकता है कि आशिक का दिल इतना खुश है, उसकी हंसी की जो आवाज़ है, उसने एक्सप्रेशन पाया है कली के चटकने की आवाज़ में। तो या कली जब चटकती है तो उसमें से आशिक के दिल के हंसने की आवाज़ आती है, ये भी हो सकता है।
ओवरऑल जिस्ट ये है कि जहाँ जहाँ खूबसूरत महबूब जाता है बहार आती जाती है, कलियाँ खिलती जाती हैं, आशिकों के दिल खुशी से मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं या? तो ऐसा असर महबूब के जलवे का गुलिस्तान पे होता है, आशिकों पे होता है। अब देखें इसकी नेगेटिव साइड भी एक है कि बहार हमेशा शॉर्ट लिव्ड होती है, फूल खिल के मुरझा जाते हैं। तो अगर महबूब वहाँ से चला जाएगा, अपना जलवा दिखाना बंद कर देगा, तो शायद बहार पे खिज़ां आ जाएगी, आशिकों के दिल भी मुरझा जाएंगे, गुल भी मुरझा जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर वो, और दूसरा ये कि जब तक वो अपनी जलवा फरमाई नहीं करता, जलवा नहीं दिखाता, तब तक बहार ही नहीं आती, गुल ही नहीं खिलते या? तो और अगर उसने अपना जलवा दिखाना बंद कर दिया तो फिर यहाँ पे खिज़ां आ जाएगी। ऑब्वियसली जिस महबूब की बात हो रही है वो एक रूहानी महबूब भी हो सकता है, अक्सर स्पिरिचुअल रंग भी होता है शेरों के अंदर। तो इस रूहानी महबूब ने अपने जलवे से पूरी दुनिया में बहार लाई है, ये रंग भी इसके अंदर से उभर के आ सकता है। तो कहते हैं कि वो गुल जिस गुलिस्तां में जलवा फरमाई करे गालिब, चटकना गुंचाए गुल का सदाए खंदाए दिल है। और ये आखिरी अनपब्लिश्ड शेर देखें कि बसैले अश्क लख्ते दिल है दामन गीर मिजगा का, गरी के बहर जुआए खसो खाशा के साहिल है। कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ है। सैले आशिक का मतलब है कि अश्कों का, सैले अश्क का मतलब है कि, मैंने शेर क्या पढ़ा, दोबारा पढ़ते हैं। बस सैले अश्क लख्ते दिल है दामन गीर मिजगा का, गरी के बहर जुआए खसो खाशा के साहिल है। तो सैले अश्क का मतलब है कि अश्कों का, आंसुओं का एक सैलाब, फ्लड ऑफ टीयर्स। लख्ते दिल, दिल का एक टुकड़ा, फ्रैगमेंट ऑफ द हार्ट। तो आशिक का दिल टूट चुका है, उसके चिथड़े चिथड़े शायद उड़ चुके हैं, और उन्हीं में से एक टुकड़ा या एक फ्रैगमेंट, उसको लख्ते दिल कहेंगे। दामन गीर, दामन को पकड़ने वाला। अब इमेजिन करें कि किसी ने किसी के दामन को ज़ोर से पकड़ रखा है और वो छोड़ के जाना नहीं चाहता है, तो समवन इज़ क्लचिंग द हेम ऑफ द गारमेंट। मिर्जगा कहते हैं आई लैशेज़ को। और गरी के बहर, समंदर में जो बहा जा रहा हो या, तो डूबने वाला हो, डूब के बर्बाद होने वाला हो, समवन हु इज़ ड्राउनिंग इन द सी। तो जो समंदर में डूब के गर्क हो जाने वाला हो, उसको गरी के बहर कहेंगे। जुआ ए खसो खाशाक साहिल, जो साहिल के, समंदर के किनारे के खसो खाशाक, तिनकों को, स्ट्रॉज और स्टिक्स को ढूंढ रहा हो, तलाश कर रहा हो, पाना चाहता हो, उसको कहेंगे जुआ ए खसो खाशाक साहिल। तो शेर है कि बसैले अश्क लख्ते दिल है दामन गीर मिजगा का, गरी के बहर जुआए खसो खाशा के साहिल है। तो प्योर इमेजरी और इमेजिनेशन है इस शेर का पर्पस मेरे ख्याल से। तो एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा, अंग्रेज़ी में भी कहा जाता है कि ए ड्राउनिंग मैन क्लचेज एट स्ट्रॉज, राइट। तो अगर आप डूब रहे हो तो तिनके आपकी क्या मदद करेंगे या, लेकिन इंसान डेस्परेट होगा तो जो उसके बस में होगा वो करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि डूबते को तिनके का सहारा। अगर वो समंदर में डूब रहा है तो किनारे पे जो तिनके हैं, जो खसो खाशाक हैं, उनको वो पकड़ने की कोशिश करता है कि शायद किसी तरीके से वो उनको पकड़ के बच जाए या, तो किनारे लग जाए और ना डूबे या। इसी इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। तो आशिक का दिल इश्क में ज़ख्म खा खा के बर्बाद हो चुका है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है, उसके चिथड़े उड़ चुके हैं या छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। और इश्क के दुख सह के आशिक खून के आंसू भी रोता है, राइट। और खून कौन सप्लाई करता है? खून सप्लाई करने वाला भी दिल ही है। और अक्सर हमने शायरी में देखा है कि आशिक रो रो के खून के आंसुओं का एक सैलाब ले आता है, सैलाब बर्पा कर देता है। और इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी मॉर्बिड इमेजरी है। उसके दिल के छोटे छोटे टुकड़े आंसुओं के साथ बह बह के निकल रहे हैं, और एक टुकड़ा मिजगा पे, आई लैशेस पे आके अटक गया है। तो कहते हैं बस सैले अश्क लख्ते दिल है दामन गीर मिजगा का, गरी के बहर जुआए खसो खाशा के साहिल है। बस सैले अश्क, आंसुओं के सैलाब के साथ, लख्ते दिल, मिजगा का दामनगीर है, दिल का एक टुकड़ा आंसुओं के साथ बहता हुआ आया है। उसको डर है कि वो सैलाब में, इस खून के आंसुओं के सैलाब में डूब जाएगा, और उसने मिजगा का, आई लैशेस का दामन कस के पकड़ रखा है या।
और ये मंज़र ऐसा है कि गरी के बहर जुआए खसो खाशा के साहिल है कि समंदर में डूब के गर्क होने वाला इंसान साहिल के तिनकों को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी तरह इस लख्ते दिल ने मिशगां का दामन पकड़ रखा है। प्योर इमेजिनेशन है। तो मिशगां को साहिल के जो तिनके हैं या जो घास उगी हुई है उससे कंपेयर किया गया है। देखें, रेलेवेंट कंपैरिजन है, मिशगां भी स्ट्रॉज के जैसे हो सकते हैं। उनको एक दामन भी गालिब साहब ने दिया है, एक पोशाक भी पहनाई है या और दिल के टुकड़े को भी उन्होंने ह्यूमनाइज किया है कि वो उसके दामन को पकड़ के बैठा हुआ है। और दिल का एक टुकड़ा मिशगां पे आके अटक गया है। ओवरऑल जिस्ट इसका ये है कि आशिक का दिल बर्बाद हो चुका है। वो रो रो के खून के आंसुओं का एक सैलाब यहाँ पे बहा रहा है और उसके टूटे हुए दिल के टुकड़े आंसुओं के साथ बह बह के निकल रहे हैं। अब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? आशिक रो रो के अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा, शायद उसकी मौत आ जाएगी, दिल भी ख़त्म हो जाएगा और खून भी वो अपना सारा रो रो के बहा देगा और फिर शायद उसका शरीर भी ख़त्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो ये इस शेर के रंग हैं। कहते हैं कि बसैले अश्क लख्ते दिल है दामन गिर मिशगां का, गरी के बहर जुआए खसो खाशा के साहिल है। ये थी पूरी गज़ल। आई होप इट मेड सम सेंस। थैंक यू।